हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम आपको ले चलते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ के क्लास में, जहां हमें चर्चा करना है 3 अंकों तक की संख्या का लसा तथा मौसा ज्ञात करना। पहली वीडियो में हमने लसा और मौसा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया था, या हम लोगों ने लसा और मौसा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र किया था। आज यानी पार्ट 2 में हमें लसा निकालने की विधियों का वर्णन करना है, यानी लसा निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ लसा निकालने की 3 विधियां दी गई हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि और तीसरी अपवर्त्य विधि। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि लसा अपवर्त्य विधि से, भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा और मौसा निकालेंगे। तो जैसे पहला विधि ये है, पहली विधि हमारी पहली अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा और मौसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये कौन सी विधि है, आइए इसके ऊपर भी एक नजर हम आप लोगों से चर्चा करते हैं। यानी अभाज्य का मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित न होता हो, वो अभाज्य कहता है। गुणनखंड आप लोग जानते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हमने अभाज्य के भी बारे में बताया था, गुणनखंड के भी बारे में बताया था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालने के हमारे पास 3 चरण होते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड विधियों से लसा निकालने के लिए 3 प्रमुख शर्तों को ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वो कौन से 3 प्रमुख शर्त हैं, हम आप लोगों के सामने उसको लिखने की कोशिश करते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के से लसा निकालने के 3 जो कंडीशन है या 3 जो चरण है, वो पहला चरण ये है कि जो दी गई संख्याएं हैं, यानी दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना। दूसरा चरण ये कहता है कि उनको यानी गुणनखंडों को उनकी घातों के रूप में लिखना। और तीसरा चरण ये बोलता है, तीसरा चरण कि अधिकतम घातों वाली सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लसा निकालना। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालने के हमारे पास 3 चरण है। पहला चरण ये कहता है कि दी गई जो संख्याएं हैं, यानी जिन संख्याओं का लसा हमें निकालना है, उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। द्वितीय चरण ये कहता है कि जितने अभाज्य गुणनखंड हैं, उनको उनकी घातों के रूप में लिखा जाएगा, यानी ये दूसरा चरण कहता है। और तीसरा चरण कहता है कि अधिकतम घातों वाली सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा कर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा निकालने के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। तो आइए हम कुछ संख्याओं के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम लसा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारा संख्या दी गई है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के दौरान ये हमारी संख्या दी गई है, कोई सवाल दे दिया गया इस तरह से कि 12, 24 तथा 36, यानी 12, 24 तथा 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा ज्ञात करिए। 12, 24 तथा 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा ज्ञात करिए। तो अब हम किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा 12, 24 और 36 का ज्ञात करेंगे, वो आप लोग देखिए। तो देखिए, ये जैसे कि पहला चरण हम लोग
ज्ञात करने के लिए इस तरह से बनाएंगे 24 और ये 36, 12, 24 और 36। तो इस सबसे पहले चरण का फॉलो करेंगे कि जो ये दी गई संख्या है उनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो इसका पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड, बस ये ध्यान देना है कि अभाज्य गुणनखंड ही रहेगा। तो इसका अभाज्य 2 दूनी के 4 और 4 दिया 12, यानी इसका गुणनखंड अभाज्य जो गुणनखंड निकला 2 दूनी के 4 और 4 दिया 12। अगला जो 24 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 24, यानी ये भी अभाज्य गुणनखंड 24 का हमारा निकल गया। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 24। इसके बाद हम 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 36 का, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दिया 12 और 12 दिया 36, यानी इन तीनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड आप लोगों के सामने निकाल दिया। यानी जैसे जो भी दी गई संख्या रहेंगी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसन निकालने के लिए पहला चरण फॉलो करेंगे। दी गई संख्याओं का हमें केवल अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है, जो कि जितने भी गुणनखंड इसके निकले हैं वो अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड ही हमें निकालना है। इसके बाद इसका दूसरा चरण, इस विधि का दूसरा चरण ये कहता है, दूसरा चरण यहां से हम कर दें कि दूसरा चरण ये कहता है कि इनको, इनकी यानी जो भी इनके गुणनखंड है, जो भी ये गुणनखंड है इनको उनकी घातों के रूप में लिखना, घात के रूप में लिखना। तो यहां से लिख देंगे 2 का पावर, यहाँ 2 है, 1 2 है तो इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ 3 का कुछ नहीं है यानी 3 का पावर 1। अब इसको लिखेंगे, यहाँ से देखिए 2 का पावर, इसको ये 3 है तो यहाँ इसको 3 लिखेंगे और यहाँ 3 का पावर 1 लिखेंगे, और यहाँ से 36 को लिखेंगे 2 का पावर 2 और यहाँ से 3 का पावर 2। ये दूसरे चरण के रूप में हम इसको लिख दिए, यानी उनको उनकी घातों के रूप में हमने क्या किया, लिख दिया। और तीसरा चरण अब ये कहता है, अब आएंगे तीसरे चरण पर, यानी तीसरा चरण ये कहता है कि अधिकतम घातों वाली संख्या का आपस में गुणा कर हम लसाअ निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 2 का अधिकतम, यानी यहाँ इस तरह से लिखेंगे तीसरे चरण के लिए लसाअ बराबर 2 का अधिकतम घात इसमें कितना है, तो यहाँ 2 का अधिकतम घात 2 है, यहाँ 2 का अधिकतम घात 3 है और यहाँ 2 का अधिकतम घात 2 है। तो सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है, 2 का अधिकतम घात 3। इसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ 3 है, 3 का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ 3 का अधिकतम घात 1, 3 का अधिकतम घात इसमें भी 1 और यहाँ 3 का अधिकतम घात 2। तो यहाँ पर कहा है कि अधिकतम घातों वाली सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 और 3 ही है केवल, तो 2 का अधिकतम घात 3 और 3 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। बस इन सब का ही हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 2 को 3 के रूप में लिखेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और यहाँ 3 ऐसे लिखेंगे 2 बार। तो अब लसाअ हमारा होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24 और 24 यहाँ 72, और यही 72 हमारा क्या हो जाएगा, लसाअ हो जाएगा। यानी 12, 24 और 36 का जो लसाअ होगा वो 72 होगा, और ये किस तरह से होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम ये उम्मीद आपसे रखते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, अगला हम एग्जाम्पल आप लोगों का को इसी के दौरान यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से लसाअ निकालने की अगला हम एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसको आप लोग स्वयं करिएगा और इसको देखकर आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसाअ ज्ञात किया जाता है। तो अगली जो हमारी संख्या है, अगली वो है 18, 36 और 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसाअ ज्ञात करिए। तो अब देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं आप लोगों के सामने से, यानी अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 18, 36, 72 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 18, 36 और ये 72 यानी 72। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का पहला चरण ये कहता है
कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाए। तो हम आइए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 3 6 6 3 18 अभाज्य गुणनखंड निकाले। 36 का निकालेंगे 2 दूनी के 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। इसके बाद 72 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 72 का तो 72 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसको देखिए 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 24 और 24 तिया 72। ये तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। यानी 18 का निकल गया 2 3 6 6 3 18। 36 का निकल गया 2 दूनी के 4 4 3 12 12 तिया 36। 72 का निकल गया 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 तरीके 24 24 तिया 72। यदि आप लोग इस तरह से न निकाल पाते हो तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 72 कर दिए, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यानी 2 से करेंगे ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1। जब 1 आ जाए तो छोड़ सकते हैं इसको, तब छोड़ देंगे। यानी ये निकल गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से भी हम निकालकर इसके सामने लिख सकते हैं। इसके बाद ये पहला चरण अभाज्य गुणनखंड विधि का पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा चरण हम इसका पूरा करेंगे। दूसरा चरण अभाज्य गुणनखंड विधि का ये कहता है कि संख्याओं को उनकी घातों के रूप में लिख दिया जाए। यानी 2 का पावर 1 गुणे यहाँ 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 2 2 बार है तो 2 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 2 और यहाँ 2 है 3 बार और यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 का पावर 2। यानी दूसरे चरण में भी पहुंच गए। पहले चरण में अभाज्य गुणनखंड निकाले, दूसरे चरण में हम इनके अधिकतम घातों के रूप में इनको लिख दिए। और तीसरा चरण जो लास्ट चरण है वो ये कहता है कि अधिकतम घातों वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर हम लसक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात कितना है 2 का पावर 3 है और यहाँ पर इसके बाद 3 का अधिकतम पावर कितना है तो 3 का अधिकतम पावर कितना है 2 है। बस इसी का हम गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 का अधिकतम पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिख सकते हैं और यहाँ 3 का पावर 2 यानी 3 को 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 24 और 24 तिया ही 72 72 ही इसका क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। तो ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा, अब हम आशा करते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे अब इसके बाद हम आप लोगों को दूसरे विधि की ओर लेके चलेंगे जिसका नाम है भाग विधि। अब भाग विधि के माध्यम से हम लौसा निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से भाग विधि के द्वारा हम लौसा निकाल सकते हैं। तो दूसरी जो विधि है वो है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा लौसा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जैसे कोई कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे ये 12, इसके बाद 15 कामा करके और ये 25 और ये कह दिया जाए कि इसको भाग विधि के द्वारा इसका लौसा ज्ञात करिए। तो भाग विधि के द्वारा भी लौसा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ कंडीशनों को याद करना या समझना अनिवार्य होता है। तो आइए समझते हैं भाग विधि के द्वारा किस प्रकार से हम लौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला चरण भाग विधि का ये कहता है कि जो दी गई संख्याएं हैं उनको एक पंक्ति के रूप में दर्शाया जाए। तो आइए हम इसको पंक्ति के रूप में दर्शाते हैं। तो ये बन गया हमारा पंक्ति, ये बन गया एक हमारा पंक्ति बन गया। इस पंक्ति के माध्यम से ही हम भाग विधि के द्वारा लौसा ज्ञात करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण भाग विधि का ये कहता है कि कम से कम ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए जो कम से कम किसी एक संख्या को डिवाइड करता हो। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कम से कम एक संख्या को विभाजित करता हो। तो यहाँ पर 2, तो इस 12 में भाग देंगे 2, विभाजित कर देगा 6 जिसको विभाजित करेगा जितनी बार में 2 उसके नीचे उतना लिख देंगे और जिसको विभाजित नहीं करेगा उसके नीचे स्वयं उस संख्या को उतार देंगे। तो यहाँ 15 और 25 को पूरे तरीके से विभाजित नहीं करेगा, इसलिए हम 15 और 25 को क्या करेंगे ऐसे ज्यों का त्यों ही रख देंगे। इसके बाद फिर अब देखेंगे ये 6 15 25 में हम देखेंगे कि
कम से कम छोटी से छोटी किसी एक संख्या से इसमें भाग चली जाए, तो फिर 2 से इसमें जाएगा, जैसे कि इसमें 2 से जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 तिहाई 6 में भाग देंगे 2 से कितनी बार, 3 बार। जितनी बार जिस संख्या को काटेगा उसके नीचे उतना ही लिखेंगे। इसको नहीं काटेगा इसको ऐसे रख देंगे, और इसको भी नहीं काटेगा इसको ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद अगला फिर वही करेंगे कि ये 3, 15 और 25 हमारे सामने है। 3, 15 और 25, तो जब 3, 15 और 25 है तो ऐसी संख्या देखेंगे जो कम से कम एक को काटे। तो यहाँ अगर 2 रखें तो 3, 15 और 25 किसी को भी ना काटेगा, इसलिए 2 को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, और 2 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो किस पे हमारा नंबर आएगा, 3 पर आएगा। तो यहाँ 3 देखेंगे किसी को विभाजित कराएगा, इसको भी और इसको भी, यानी यहाँ पर हम 3 रखेंगे। नहीं, कम से कम किसी एक संख्या को विभाजित करना अनिवार्य होता है। तो 3 में 3 से भाग देंगे कितनी बार, एक बार। 3 में से 15 में भाग देंगे कितनी बार, 5 बार। 25 में न जाएगी, इसी तरह से उतार देंगे। अब फिर देखेंगे कि 3 से इसमें जा रही है भाग, 3 से भाग जा रही है कि नहीं, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसमें 3 से भाग चली जाए। अगला 3 को छोड़ के फिर 4 से देखेंगे तो 4 भी किसी को डिवाइड न कर रहा है, इसलिए 4 को भी छोड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे 5, तो 5 डिवाइड करेगा। तो ये जो 5 है, यानी 5 यहाँ जब 1 आ जाए, जिस संख्या के नीचे 1 आ जाए उसको उसी तरह से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ 1, 5 में 5 से भाग देंगे, फिर आ गया 1, फिर यहाँ 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार। अब फिर आगे वही चरण देखेंगे आगे, तो फिर 5 से भाग जाएगा, इसमें आएगा 1, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। और जब सभी संख्याओं के नीचे 1 1 1 यानी अभाज्य संख्या आ जाए, क्योंकि अभी ये जो 1 है अभाज्य संख्या नहीं है, सबके नीचे जब 1 1 आ जाए तो बस इसको हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। और इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लसाअ निकालेंगे। तो यहाँ लसाअ बराबर लिखेंगे, लसाअ बराबर इन सबका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूनी के 4, 4 दिया 12, 12 बचे 60 और 60 बचे 6 बचे 30, यानी 300 होगा। और यही 300 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बचे 60 और 60 बचे 300। तो ये 300 जो होगा वो लसाअ होगा। यानी इस तरह से हम भाग विधि के द्वारा लसाअ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत साधारण विधि है, आजकल बहुत ये प्रचलन में है, इसको सभी लोग जानते होंगे। अगला हम विधि अब इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, अब इस पर हम एग्जाम्पल न दे रहे हैं। अगली जो तीसरी लसाअ निकालने की विधि है उस पर डायरेक्ट हम आपको लेकर चलते हैं, जो है वो अपवर्त्य विधि। तो आइए हम अपवर्त्य विधि पर आपको लेके सीधे चलेंगे कि अपवर्त्य विधि से किस प्रकार से लसाअ ज्ञात किया जाता है। तो तीसरी जो लसाअ निकालने की विधियां हैं वो है अपवर्त्य विधि। अगली क्लास में हमने बताया था अपवर्त्य का जो अर्थ होता है वो होता है गुणज, यानी ये सीधे आपको पता चल गया कि ये जो विधि है वो गुणज विधि है। तो गुणज विधि के द्वारा हम किस प्रकार से लसाअ और मसाअ ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लसाअ निकालना सीख रहे हैं, इसलिए अभी हम लसाअ निकालना ही सीखेंगे। तो किस प्रकार से हम गुणज विधि के माध्यम से लसाअ ही निकालना सीखेंगे, या अपवर्त्य विधि से किस प्रकार से लसाअ निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कि अपवर्त्य विधि से किस प्रकार से लसाअ निकालेंगे। कोई संख्या दी गई है 2, फिर हो गया 3 और कोई संख्या हो गई 4, और ये कर दिया जाए कि 2 3 4 का अपवर्त्य विधि के माध्यम से आप लसाअ ज्ञात करिए। तो हम 2 3 और 4 का अपवर्त्य निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं अपवर्त्य विधि से। जैसे अपवर्त्य विधि का निकालने से, अपवर्त्य विधि के द्वारा लसाअ निकालने के क्या क्या कंडीशन है वो क्रम बाय क्रम आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि ये 2 3 4 है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 2 3 4 इस तरह से लिख लेंगे। अब इन 2 3 4 का हम गुणज निकालेंगे, गुणज। तो 2 का गुणज खुद 2 होगा, फिर इसके बाद 4 होगा, फिर इसके बाद 2 4 और इसके बाद 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर
इसके बाद 12 होगा। और इसके बाद 3 का हम निकालें तो ये 3 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। इसके बाद 4 का निकालें तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। यानी हम इतने ही इसके अपवर्त निकालें, यानी अपवर्त विधि से जो दी गई संख्याएं होंगी सबका अपवर्त या गुणज निकालेंगे। क्योंकि जिसको गुणज समझ में ना आया होगा हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखेगा, उसमें अच्छे तरीके से अपवर्त अपवर्तक यानी गुणज और गुणनखंड को समझाया गया है। तो उस वीडियो को देख लेंगे आप लोग। उसी माध्यम से हम ये अपवर्त विधि से यानी 2 के गुणज निकाले, 2 4 6 8 10 12। इसके बाद 3 के गुणज निकाले, 3 6 9 12 15 और 4 के गुणज निकाले, 4 8 12 16 20। तो अपवर्त विधि ये कहता है कि दी गई संख्याओं का अपवर्त ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो दी गई संख्याएं हैं उनका अपवर्त निकाल लेंगे। तो जब अपवर्त निकालेंगे उसके पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था लॉसअ किसे कहते हैं। तो लॉसअ वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। तो अब इसमें हम छोटा से छोटा अपवर्त निकालेंगे, छोटा से छोटा अपवर्त देखेंगे जो तीनों में सम्मिलित हो, यानी छोटा से छोटा गुणज देखेंगे जो तीनों के गुणज में सम्मिलित हो, और वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉसअ हो जाएगा। तो देखिए ये 12 इसमें भी है, यहाँ 12 इसमें भी है और यहाँ 12 इसमें भी है, यानी यही 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी। इससे छोटा कोई गुणज नहीं है जो कि तीनों के गुणज में यानी तीनों संख्याओं के गुणज में सम्मिलित हो। तो जो तीनों के गुणज में छोटी से छोटी संख्या सम्मिलित होगी वही क्या हो जाएगी, लॉसअ। तो तीसरे चरण में हम इस तरह से लिखेंगे, लॉसअ बराबर जो तीनों में सम्मिलित होगा छोटी से छोटी संख्या या छोटा से छोटा गुणज जो तीनों में सम्मिलित है वही क्या होगा, अपना लॉसअ हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसी तरह का या इसी टाइप का हम आप लोगों के सामने एक और उदाहरण पेश कर रहे हैं जिससे कि आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि अपवर्त विधि से हम किस प्रकार से लॉसअ ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली जो है हम अपवर्त विधि से लॉसअ निकालने का एक उदाहरण और पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि इसमें संख्या जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार से हो, मान लीजिए कि 3 हो, 6 हो और 9 हो। अब ये कह दें कि अपवर्त विधि से इसका लॉसअ निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे अपवर्त निकालेंगे 3, इसके बाद 6, इसके बाद 9, इसके बाद 12, इसके बाद 15, इसके बाद 18, इसके बाद ऐसे लेकर चलते जाएंगे। इसके बाद यहाँ से 6 होगा, 6 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छड़े के 36, 6 सते 42। और यहाँ हम करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 बचे 45, 9 छके 54। कुछ ऐसे गुणज निकालेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं हम। 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27, ऐसे फिर 30 और इसके बाद 33 और अंत में ये 36। यानी ये 3 के कुछ गुणज होंगे। यानी 3 के जो गुणज निकल गए यहाँ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36। यहाँ 6 के गुणज निकल गए 6 12 18 24 30 36 42। और इसके बाद यहाँ से 9 के कुछ गुणज निकल गए 9 18 27 36 45 और ये 54। तो अब ये हम गुणज निकाल लेंगे। बस अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि वह छोटा से छोटा जो गुणज जो तीनों में सम्मिलित है वही हमारा लॉसअ होगा। तो तीसरा चरण लॉसअ निकालने के लिए लॉसअ बराबर कि वह छोटा से छोटा गुणज क्या है जो लॉसअ निकाले, जो लॉसअ होगा। तो सब में सम्मिलित छोटा से छोटा गुणज हम देखेंगे कि कौन सा है। तो यहाँ से देखें 3 सब में है, 6 नहीं है, 9। ये जो 18 है, 18 ही छोटा से छोटा है जो सारे में है, और यही 18 इन संख्या 3 6 9 का लॉसअ कहलाएगा। तो लॉसअ बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लॉसअ बराबर 18। तो ये जो 18 छोटा से छोटा गुणज है सब में सम्मिलित है,
और यही लसक जो होगा वो 18 होगा। तो इस तरह से हम अपवर्त विधि के माध्यम से लसक ज्ञात करेंगे। इसके बाद आइए हम एक नजर डालते हैं मौसम निकालने की विधियों पर। तो मौसम निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि अब तक की लौसर निकालने की तीनों जो विधियां हैं आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। तो आइए मौसम निकालने की कुछ विधियों का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं या ये सीख लेते हैं कि मौसम निकालने की किस प्रकार की विधियां, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे कि लसो अपवर्त विधि के माध्यम से निकालिए या फिर कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालिए। तो इसको निकालना सीखना होता है, इसी के लिए आप लोगों को ये प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है मौसम निकालने की विधियां, यानी मौसम निकालने की विधियां। किस विधि से हम मौसम निकालेंगे, तो मौसम निकालने की भी 3 विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। इसके बाद तीसरी जो विधि है अपवर्तक विधि है। यानी जिस तरह से लौसन निकालने की 3 विधियां हैं उसी तरह से मौसम निकालने की भी 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी जो विधि है अपवर्तक विधि है। तो आइए हम पहली विधि को जानते हैं मौसम निकालने की कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मौसम ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम एक नजर फिर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के ऊपर। बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। लसा और मौसम किस प्रकार से निकाले जाएंगे वो सबको आसानी से समझ आएगा। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हम मौसम निकालेंगे। तो इस विधि के 3 चरण होते हैं मौसम निकालने के लिए भी। क्यों? पहला चरण क्या कहता है, तो ये देखिए, यानी दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी दी गई जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दूसरी विधि ये कहती है कि संख्याओं को या गुणनखंडों को उनकी घात के रूप में लिखना। और तीसरा ये कहता है कि न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणा ही मौसम होता है। यानी न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणा ही क्या होता है, मौसम होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि के भी 3 नियम है। यानी इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 3 चरणों में हम 3 चरण को फॉलो करके मौसम निकालेंगे। पहला चरण कहता है दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना। दूसरा चरण ये कहता है गुणनखंडों को उनकी घातों के रूप में लिखना। और तीसरा चरण ये कहता है कि न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणा ही अभिष्ट क्या होगा, मौसम होगा। तो आइए इस विधि के द्वारा हम मौसम निकालना आपको सिखा रहे हैं। चलिए, यानी कुछ संख्याएं जो दी गई हैं जिसके माध्यम से हम मौसम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। जैसे कि हमारा इसको हटा रहे हैं और हमारी संख्या जो दी गई है उनको हम आपके सामने लिख रहे हैं। और इस विधि के द्वारा यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम मौसम निकालेंगे। तो जैसे